भाई 2 से 3 पराठे खाने हैं, आपने लस्सियां भी पीनी है, चाय भी पीनी है, सारा कुछ एक किस्म का हमने स्टोर करना है। क्या रिकमेंड क्या करेंगे, बताओ डाइटिशियन। लोगों ने ना शायद ये समझा होगा कि एक पराठा हमारा 10 बजे तक चलेगा, दूसरा दोपहर तक, तीसरा शायद अफ्तारी तक। इतना तो खाया जाता भी नहीं है। नॉर्मल जो है ना, अगर कोई बंदा जिसको वेट लॉस का इशू नहीं है तो वो सहरी में 1 से 1.5 रोटी ले सकता है, घी या 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ। वो अंडे लाजमी ले, वो कबाब इस्तेमाल करे, साथ में दही का इस्तेमाल करे। फीमेल्स हैं वो अपने साथ हैंडफुल ऑफ नट्स इस्तेमाल कर सकती हैं, अलसी का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं। अगर आप बैलेंस्ड मील रह के खाएंगे ना तो आपको इंडाइजेशन नहीं होगी। हमारे यहाँ मिथ है कि अंडा मुकम्मल खाना नहीं चाहिए, जर्दी निकाल देनी चाहिए। आप मुकम्मल अंडा खाएं। इफ्तारी में हमने अक्सर देखा है कि हम लोग ना बेतुका खा रहे होते हैं, और बेतुका भी जैसे समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, अच्छा दही बड़े और इस तरह की चीजें, और फिर उसके बाद हमने खाना भी पूरा खाना। खजूर ले ली, ड्रिंक ले ली, साथ में आपको अगर पकोड़े पसंद है, समोसे पसंद है, आप ले सकते हैं। आप 1 या 2 फ्रूट्स खा लो, या अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हो तो वो भी अच्छी चीज़ है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि खाना जो लोग नहीं खाते हैं और थोड़ी सी अफ्तारी कर लेते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट सहरी करते हैं, वो चीज़ हेल्दी नहीं है। तो वो जाहिर बात है उसकी बॉडी डेफिशिएंसी में जाएगी। आप खाना खा सकते हो, आप रात को सैंडविच ले सकते हो, आप रात को बारबेक्यू ले सकते हो, आप रात को कीमा इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप खाओ, लेकिन आप टाइमिंग्स पे खाओ। एक वक्त में अगर आप सारा कुछ खा लोगे ना तो वो आपके अपने स्टमक के साथ थोड़ी ज्यादती है। अब अक्सर लोग कहते हैं दही बल्ले हेल्दी नहीं है, मैं कहती हूँ है। जो सारा दिन दफातर में बैठते हैं, जिनका काम सिर्फ बैठ के करने वाला है, कि वो अपनी सहरी और अफ्तारी किस तरह से जो है वो करें। जिनका काम सिर्फ बैठ के करने वाला है ना, मतलब ऑफिस वर्क है या चेयर टेबल वर्क है, उनको बहुत एक्सेसिवली हाई कैलोरी हाई प्रोटीन की जरूरत नहीं है। बस वो थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, और थोड़ा मतलब खाना खाने के बाद बिल्कुल सोए ना, या अफ्तारी के बाद बिल्कुल लेट ना जाए। थोड़ी सी एक्टिविटी करना बेहतर होता है। पॉडकास्ट विद सरदार में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। रमजानुल मुबारक जो है वो आज तीसरा रोजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जो सबसे बड़े आजकल जो मसाइल हैं वो यही हैं कि सहरी के औकात में हम जो है वो बहुत ज़्यादा फलां चीज़ नहीं लें, और जो इफ्तारी का वक्त है उसमें ये चीज़ ना लें। तो इन तमाम बातों को जो है एक मेरिट के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी। डाइटिशियन है डॉक्टर अरूज रऊफ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, मोस्ट मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल के दिनों में खास तौर पर हमें ये एक भाई ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, और फिर अब मौसम भी वो नहीं है कि अब गर्मी है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि सबसे पहले तो कि भाई कौन सी चीजें ऐसी हैं जो खास तौर पर जो बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के। ठीक है, रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, बिल्कुल। और रोजे की हालत में किस तरह से आपको पता है कि हम एक पूरा दिन पढ़ाई के अच्छे तरीके से गुजारते हैं। तो इससे इसके सबसे पहले फायदे बताइएगा कि ये फास्टिंग के फायदे क्या क्या हैं। एक तो ये है कि हमारा मजहबी फरीजा है, ठीक है। हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं रोज़ा रख के, अपने गुनाहों का कफारा कर देते हैं। जिस तरह हम लोग अपने गुनाहों को ख़त्म करते हैं ना, इसी तरह हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होते हैं या जो कैंसरस सेल्स होते हैं, रोज़ा रखने की वजह से हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उनको क्लीन कर देती है। मतलब रोज़ा इस लाइक कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो, अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हो। इसी तरह रोज़े रखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करेगा, आपका माइंड को अलर्ट करेगा, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इन शॉर्ट, रोज़ा रखना इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। जो नॉन मुस्लिम्स हैं या इंडियंस हैं या हमारी कोई और कम्युनिटी है, वो फास्टिंग को देख के अब उन्होंने भी फास्टिंग मेथड स्टार्ट कर दिए हैं। 12/8 मेथड है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, या और भी बहुत सारे मेथड हैं। 16 घंटे का रोज़ा या 12 घंटे का रोज़ा। वो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं क्योंकि दे गेट टू नो इसके कितने ज्यादा फायदे हैं, इसलिए वो ये सब उन्होंने भी इसको स्टार्ट कर दिया। तो हम बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा निज़ाम रखा हुआ है कि हमें साल में एक दफ़ा रोज़े रखते हैं, जिससे हमारी बॉडी 30 डेज के अंदर अंदर प्रॉपरली एक, आप समझ लें कि एक न्यू सिस्टम जनरेट हो जाता है हमारा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब जाहिर बात है रोजा तो रखना हर बंदे ने है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो एजेड हैं, बीमार हैं, बिल्कुल। अच्छा वो रोजा नहीं रख पाते। हुँ, अच्छा ऐसे लोगों के लिए जाहिर बात है वो रमजान शरीफ में रूटीन घरों में बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती है, हाँ जी। और फिर खाने खाने का वो टाइम जो है वो और हो जाते हैं, तो वो भी बेचारे आधे एक किस्म के रोजे में ही होते हैं। ऐसे ही तो है। ऐसे लोगों के लिए फिर किस तरह से ये मैनेज वो किस तरह से करें? ऐसे लोगों के लिए ये है कि उनको अगर सपोज़ वो सहरी टाइम उठे होते हैं, तो सहरी करने के बहुत सवाब है। तो वो जो लोग रोज़ेदार हैं, उनके साथ सहरी भी करें, उनके साथ अफ्तारी भी करें, ठीक है? और मिड में जैसा दोपहर का टाइम है 1 बजे, 2 बजे, उस टाइम में वो अपने फ्रूट्स का इंटेक या अपने प्रोटीन का इंटेक वो करते रहें। हुँ, उन पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, या उन अगर वो नहीं रख सकता, वो बीमार है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को छूट दी है हुँ, कि वो अपनी जगह किसी और को रखवा दे या वो उसका कफ़ारा अदा कर दे। हुँ। तो ऐसे लोग अपनी रूटीन को बैलेंस रखें, अपने वाटर इनटेक को, अपनी हाइड्रेशन लेवल को प्रॉपर्ली बैलेंस रखें। अच्छा इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं फास्टिंग के? जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ऐसे फेस करने पड़ते हैं। तो इसके क्योंकि फायदे सब नुकसानात इस एज़ सच इतने नहीं है, लेकिन ये कि अगर कोई आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो, एक तो है कि हमें अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी है हम वो कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर आप खुद से कर रहे हो ना, और आप लाइक के तकरीबन हर महीने ही कोई 20-25 रोज़े रख रहे हो, या आप उसमें तो कंटिन्यूअसली चीज़ रखना आपको फटीग में ले जाएगा। आपको थकावट रह सकती है, हो सकता है कि आपको कुछ मल्टी मिनरल्स या मल्टी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में। अदरवाइज़ इसके फ़ायदे हैं, ठीक है? अगर तो आप प्रॉपर्ली हेल्थ इनटेक करते हो अपने कार्ब्स का, प्रोटीन का, फैट्स का, तो ये बहुत एक अच्छा सिस्टम है। हुँ, इससे आपकी नींद अच्छी होती है, आपके स्लीप साइकिल इम्प्रूव होते हैं। लेकिन अगर आप हर टाइम रोज़ा रखोगे, तो ज़ाहिर बात है आपकी जिस्म थकावट का शिकार हो सकती है। बीइंग ए डायटीशियनिस्ट हुँ, क्या रिकमेंड करेंगे कि सहरी हुँ, वो किस तरह, क्योंकि हम सहरी में भाई 2 से हुँ। 3 पराठे खाने हैं, अच्छा। अच्छा हमने लस्सियाँ भी पीनी है, चाय भी पीनी है, सारा कुछ एक किस्म का हमने स्टोर करना है। हाँ, तो हाँ। क्या रिकमेंड क्या करेंगे? बताओ डायटीशियन एक ठीक है, आम आदमी को, बीमार ठीक आदमी है, के लिए मैं अलग पूछूँगा, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी जो है वो सहरी में क्या ले? नॉर्मल जो है ना, अगर कोई बंदा जिसको वेट लॉस का इश्यू नहीं है, हुँ, या जिसने नॉर्मल बॉडी वेट है उसका, और उसने मेंटेन्ड रखना है, हुँ, ठीक है? तो वो सहरी में 1 से डेढ़ रोटी ले सकता है, हुँ, ठीक है? जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि घी या 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के साथ वो एज़ अ पराठे के तौर पे, या वैसे सिंपल रोटी को चुपड़ के वो खा सकता है। हुँ, साथ में वो प्रोटीन का इंटेक करे, वो अंडे लाज़मी ले, वो कबाब इस्तेमाल करे, वो कोई ऐसा सालन जिसमें चिकन या मटन का कोई कीमा हो जाए, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। हुँ, साथ में दही का इस्तेमाल करें, दही में भी हेल्दी प्रोबायोटिक्स होते हैं, साथ में दही के अंदर भी प्रोटीन लेवल है, हुँ, वो इस्तेमाल करें। हुँ, तो ये उनकी एक बहुत अच्छी सहरी है। साथ में अगर कोई बंदा एजेड है, या वैसे नॉर्मल फीमेल्स हैं, वो अपने साथ हैंडफुल ऑफ नट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। वो अपने साथ पंपकिन सीड ले सकती हैं, अलसी का इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, 10 से 15 ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हुँ। फ़ायदा उसका ये होगा कि वो थ्रू आउट द डे आपको एनर्जाइज़ रखेगा। डॉक्टर साहब ये जो एक कंसेप्ट है जी को हुँ। मैं जैसे बात कर रहा था कि 2-3 पराठे खाने हैं लाज़मी तौर पे एक किस्म अच्छा। का बंदे ने, हुँ, तो हुँ। ये पराठों का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, आप ये मत समझो, लोगों ने ना शायद ये समझा होगा कि एक पराठा हमारा 10 बजे तक चलेगा, दूसरा दोपहर तक, तीसरा शायद इफ्तारी तक। हुँ, इतना तो खाया जाता भी नहीं है नॉर्मली, हुँ, ठीक है? अगर आप बैलेंस्ड मील रख के खाएँगे ना, तो आपको इंडाइजेशन नहीं होगी। अगर आप 2-2, 3-3 पराठे या पूड़ियाँ या बहुत हेवी चीज़ आप सहरी में लेंगे ना, तो उसका नुकसान ये है कि वो 1 दिन, 2 दिन तो आपको सूट कर जाएगा, लेकिन प्रोलॉन्ग टर्म डेली बेसिस पे अगर आप वो ले रहे हैं, वो आपको एक तो इंडाइजेशन कॉज़ करेगा, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको गैस, ब्लॉटिंग हो सकती है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको भूख लगती है तो आप रोटी ज़रूर लें, ठीक है? आप पराठा भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ अल्टरनेटिव जो ज़्यादा जिसकी क्वांटिटी करनी है, वो आपका प्रोटीन लेवल है। हुँ, कि आपने प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन्स को आपने टेक करना है, आप अंडे ज़रूर लें। हुँ, हमारे यहाँ मिथ है कि अंडा मुकम्मल खाना नहीं चाहिए, ज़र्दी निकाल देनी चाहिए, हुँ। आप मुकम्मल अंडा खाएँ। अच्छा ठीक जर्दी ये है? ज़र्दी के समेत खाएँ, अच्छा, क्योंकि ज़र्दी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़र्दी के अंदर वो वाला कोलेस्ट्रॉल है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। हुँ, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को भी और जनरल पॉपुलेशन को भी कि वो अंडा मुकम्मल ज़रूर इस्तेमाल करें। हुँ। अगर तो क्योंकि कई किसी लोग तो सर्दियाँ निकाल के साइड पे रख रहे होते हैं कि जी ये साइड पे कर दीजिए मैं प्रोटीन ले रहा हूँ जी। नहीं, मेरे ख़्याल से और रिसर्च भी अब ये कहती है कि आपको एग होल लेना चाहिए, ठीक है? हुँ, अनलेस कि अगर आपको एग यॉक से कोई एलर्जी ना हो। हुँ। रैंडम पेशेंट जो है वो ले सकता है, कोई भी। अच्छा और पानी हुँ, कितना पीना चाहिए सुबह के सहरी के टाइम में? हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हम जो है वो एक पूरा जग पानी का पी रहे थे और अक्सर आप ऐसे आपने सोशल मीडिया पे भी हाँ, देखा हाँ। है कि
कि जैसे भी ऊँट को जो है ना वो एक किस्म का ऊँट की तरह पानी स्टोर, हाँ स्टोर करता है। इंसानी स्टमक जो है ना वो इतना ज्यादा पानी स्टोर कर नहीं सकता। ये बस हमारी एक साइकी होती है कि ज्यादा ज्यादा हम पानी इस्तेमाल कर लें। बेहतर यही होता है कि आप सहरी से पहले 1 गिलास पानी पी लें, सहरी करने के बाद। और एक इसमें ना प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी होती हैं। अगर आप सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, और आप एंड 10 मिनट पहले अपनी सहरी स्टार्ट करोगे तो जाहिर बात है आप बहुत जल्दी जल्दी खाओगे। आप सहरी में स्लो ईटिंग करें, ठीक है, आराम से तसल्ली से बैठ के खाएं, ठीक है। आपकी अजान होने से 15-20 मिनट पहले आपकी सहरी खत्म हो जानी चाहिए। वो जो लास्ट 15 to 20 मिनट्स हैं उसमें खा रहे होते हैं। उसमें आप अपने नट्स का इंटेक कर सकते हैं, उसमें आप दोबारा पानी पी सकते हैं, उसमें आप कोई डिटॉक्स या हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं जो चीज आपने खाई हुई है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। आप जब, क्योंकि हमने नमाज पढ़ के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो ये असल में होता ये ना कि हम लोग जो है ना वो पानी का, मैं क्योंकि अक्सर हमारे ये बना हुआ है कि जो मिसाल के तौर पे जो इतना पढ़ा लिखा तबका नहीं है वो शायद इस चीज को समझ नहीं पाता, और वो पानी जो है सारे का सारा एक किस्म का वो जो आपने गजा ली है सारे के सारे उसको मिलिया मेट कर देता है। पानी ज्यादा पीने से यही है कि वो उसको इंडाइजेशन का मसला रहेगा, उसको ऊपरा ऊपरा फील होगा, ठीक है, वो लेटेगा तो उसको डिकार आ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज से प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि आप सहरी से पहले 2 गिलास पानी पी लें, सहरी के साथ सिप सिप करके आप पानी पी लें, और सहरी करने के 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप 1 गिलास पानी और पी लें। कितने गिलास पी सकते हैं? 1 से 2 गिलास सहरी के टाइम 2 से 3 गिलास भी पी सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका टाइम क्या है। हाँ, सहरी से पहले हाँ, 1 गिलास बाद ये रिकमेंडेड है कि ये चीज इजीली आप डाइजेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास है ही सिर्फ 15 मिनट, उसके अंदर आपने चाय भी पीनी है, आपने पराठा भी खाना है, आपने अंडा भी खाना है, आपने दही भी लेना है, आपने इसके बाद आपने कहवा भी पीना है, तो वो सब चीजें ना वो आपको बहुत हैवी फील होंगी, आपसे सोया नहीं जाएगा फिर रोजा रख के। तो ये चीज नहीं करनी। आराम से तसल्ली से सहरी से 1 घंटा पहले उठें, अगर तहज्जुद पढ़ सकते हैं तो उसकी नफल अदा करें, और मतलब इंजॉय करें अपनी सहरी को। वो हमारी औरतें किचन में लगी होती हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता अपने लिए, तो मैं रिकमेंड करती हूँ औरतें सबसे पहले अपनी सहरी करके फिर घर वालों के लिए सहरी बनाएं। अच्छा, ऐसे एक चीज और है, जो पेशेंट्स है खास तौर पे हमारे किस्म का डायबिटिक्स जो है वो हर दूसरा बंदा ऑलमोस्ट इसका शिकार है। अच्छा, जो इस तरह के किस्म के जो हाइपरटेंशन के या इस तरह के पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है सहरी किस तरह की होनी चाहिए? जो डायबिटिक पॉपुलेशन है या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि एक तो ना वो अपने मील से पहले फाइबर इंटेक जरूर करें। फाइबर इन अ फॉर्म ऑफ चिया सीड्स ले सकते हैं, इसबगोल छिलका ले सकते हैं। आपसे अगर नहीं छिलका खाया जाता, आप कैप्सूल्स में फिलिंग करके 1 से 2 कैप्सूल्स अपने प्री सहरी आप इस्तेमाल कर सकते हो पानी के साथ। 5-10-20 मिनट पहले आपने वो चीज इस्तेमाल कर ली है, उसके बाद उससे क्या होगा, आपका स्टमक एक तो थोड़ा फिल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते हैं, वो आराम आराम से स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास किनोआ आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, हमारे पास बार्ले है, हमारे पास मल्टीग्रेन आटा जो होता है जिसके अंदर हम बेसन, मकई, गंदुम इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। उसकी रोटी ले लें, या सिंपल गंदुम की रोटी ही लें, लेकिन उसके अंदर फ्लैक्स सीड्स को ग्राइंड करके ऐड कर लें। उसका ये फायदा होता है कि वो आपकी बॉडी में ना देर तक आराम आराम से डाइजेस्ट होता है। इसी तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट दोनों एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्स ना हो तो वो किसी प्रोटीन सोर्स और यूज कर सकते हैं, वो कबाब ले सकते हैं। शामी कबाब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सहरी में, क्योंकि उसके अंदर दाल भी है। अच्छा, पेशेंट्स के लिए या हर बंदे के लिए, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो रेगुलर बंदा है, या चाहे उसको शामी कबाब के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? शामी कबाब में तो हमने भारत किस्म का ये जो सिमरेला लिया उसको शामी कबाब बना लिया, तो ये इसके थोड़ा शामी कबाब में आप चिकन या मटन या बीफ जिसके अंदर चिकनाई की मिकदार कम हो, जिसको हम लीन मीट कहते हैं, ठीक है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके अंदर चने की दाल ले सकते हैं, आप उसके अंदर कोई और दाल भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप उसके अंदर बॉइल्ड पोटैटोज भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी हर्ब्स डाल के, काली मिर्च वगैरह डाल के आप वो अपने लिए बना के रख सकते हैं। तो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आप शामी कबाब लें, आप दही लें। अच्छा, यहाँ मैं एक मिथ दूर करना चाहती हूँ दही से रिलेटेड। हमारी पॉपुलेशन अक्सर ये सोचती है कि दही इस्तेमाल करने से उनके जोड़ों में, उनके घुटनों में पेन हो जाती है, या कहा जाता है कि दही की तासीर ठंडी है तो हम दही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें मसला हो जाएगा। दही आपको सिर्फ तब मसला कर सकता है जब आपने फ्रिज से या फ्रीजर से निकाल के इस्तेमाल किया। अदरवाइज दही में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके घुटनों में जाके जम जाए। दही में प्रोटीन है, दही में प्रोबायोटिक्स हैं, दही के अंदर विटामिन मिनरल्स हैं, जो कि आपके दही के अंदर कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो वो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा,
वो आपको ख़राब नहीं करेगा। हम्म। तो आई विल रिकमेंड कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को ना अगर वो रोज़ा रख रहे हैं तो उनकी ज़ुबान खुश्क बहुत होती है, हम्म। उनको क्योंकि एक्सेसिवली यूरिनेशन होती है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। हम्म। तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो सौंफ का पानी पिएं, वो दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में करें लेकिन करें ज़रूर, लाजमी करें करें रोजाना ज़रूर, रोज़ाना की बुनियाद पे करें। ये बहुत बड़ी रिगार्डलेस ऑफ द सीजन की सर्दी है या गर्मी है, उनको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। लाजमी तौर पे करना। अच्छा, अब हम आते हैं इफ्तारी की जानिब, क्योंकि इफ्तारी में हमने अक्सर देखा है कि हम लोग ना जो है बेतुका खा रहे होते हैं, और बेतुका भी जैसे समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, अच्छा दही बड़े और इस तरह की चीजें, और फिर उसके बाद हमने खाना भी पूरा खाना हाँ तो फिर हमने ये डिनर अलग अलग करना है। तो बिल्कुल। ये सारी चीजें एक बंदे के जब पेट में जा रही होंगी तो वो तो फास्टिंग का तो उसका तो रोजे का तो वो फायदा ही नहीं, आपने इतना ज्यादा उसके फिर एक किस्म का खा लिया। बिल्कुल अमीन साहब, 80% देखा गया है कि जो लोग रोजा इफ्तार करते हैं ना, मगरिब की नमाज पढ़ के ना वो निढाल हो जाते हैं। औरतें या बच्चे जिन्होंने रोजा रखा होता है वो जाके एक दफा अगर लेट जाए तो कहते हैं हमसे हिम्मत नहीं हो रही कि हम तरावी कैसे पढ़ें। हालांकि वो चीज सोच रहे होते हैं कि सारा दिन तो हम भूखा रहे हैं, अब हमने अपना मील ले लिया तो अब हम क्यों थक रहे हैं। उसमें होता है कि थ्रू आउट योर बॉडी, आप थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी ना आपकी कैलोरीज बर्न कर रही होती है, आपका स्टमक खाली होता है, आपका फैट मेटाबलाइज हो रहा होता है, डिफरेंट चीजें आपकी बॉडी में चल रही होती हैं। जब आप एकदम से एक्सेसिवली ओवरलोड कर देते हो ना, तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो जो होता है वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है, ठीक है। उस वजह से आपको थकावट, थके रहना फील करते हो। अगर आप बहुत अच्छी अफ्तारी करते हो जिसमें यह है कि आप अपने अफ्तार करो खजूर के साथ, 1 से 2 खजूरें ले लें, आप 1 गिलास आप पानी पिए, सादा पानी पी लें बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप किसी फ्रूट का जूस निकालो, जैसे आजकल सीजन में स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं, स्ट्रॉबेरीज मार्गरीटा हम लोग बनाते होते हैं, स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड किया, साथ में थोड़ा सा उसमें मिंट डाल दिया, किन्नू है, ठीक है। इसी तरह आप फ्रेश आलू, इमली आलू बुखारे का थोड़ा सा जूस निकाल लिया या नींबू पानी बना लिया, ये हेल्दी ऑप्शंस हैं कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। आप इसका बस 1 गिलास ले लो, ठीक है, 2-2 3-3 गिलास ना लो, एक्सेसिवली इसके अंदर चीनी आप लोग ना ऐड करें। खजूर ले ली, ड्रिंक ले ली, साथ में आपको अगर पकोड़े पसंद है, समोसे पसंद है, आप ले सकते हैं। अच्छा कितनी, हाँ ये इसकी 2 से 3 पीसीज आप ले लें, ठीक है। अब उसके ना कुकिंग मेथड भी डिपेंड करता है। अगर आप डीप फ्राइड पकोड़े या डीप फ्राइड आप वो चिकन के कुछ आइटम्स ले रहे हो या समोसे ले रहे हो, तो वो डेफिनेटली वो सिर्फ आपके कैलोरीज को इनटेक बढ़ा रहा है, ठीक है। आप शैलो फ्राई कर लो, ठीक है, आप उसको ग्रिलिंग कर लो, आप उसको शैलो फ्राई कर लो, मतलब आप उसको इस तरीके के प्रोसीजर से गुजार लो कि आपकी कैलोरीज नॉर्मल रहे, ठीक है। आप एयर फ्राई कर लो, अब तो इतने सारे मेथड्स आ गए हैं। इसी तरह अगर आप पकोड़े बना रहे हो ना, तो मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ये एडवाइस करती हूँ कि आप पकोड़ों में ना वेजिटेबल इंटेक ज्यादा कर दो। आप पालक इस्तेमाल करो, आप उसके अंदर प्याज लो, आप उसके अंदर शलजम ऐड कर लो या आप उसके अंदर बैंगन ऐड कर लो, ठीक है। उनको बेसन, क्योंकि बेसन एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है, बेसन के अंदर उसकी कोटिंग करके ना आप हल्की से, बेसन से ज्यादा नुकसान तो नहीं होता? नहीं, बेसन के अंदर इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड आल्सो इट हैज सम प्रोटीन, तो ये आपके शुगर लेवल्स को बड़ा मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। तो आप इसको हल्का सा तवे के ऊपर या फ्राइंग पैन पे ऑयल लगा के इसको डिफरेंट एरियाज पे उसको स्प्रेड करके उसको आप कर सकते हो। मतलब उसमें ये कि टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है कि आपको बार बार खड़े होकर देखना पड़ता है, लेकिन ये है कि वो बहुत हेल्दी चीज है। तो वो 3-4 पकोड़े आप खा सकते हो, 1 आप समोसे ले सकते हो, दैट्स इनफ। आपने मगरिब की नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ के आप कोई फ्रूट का इंटेक कर सकते हो, आप 1 या 2 फ्रूट्स खा लो, या अगर आप फ्रूट चाट खा रहे हो तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर आप नमक, चाट मसाला या जब टैंग या कोई डिफरेंट इंग्रेडिएंट को ऐड कर लेते हो, जूसेस को ऐड कर लेते हो, उसकी कैलोरी इंटेक बढ़ जाती है, वो आपको फिर ओबेसिटी की तरफ या आपके वेट गेन की तरफ लेके जा सकता है। अगर आप रेगुलर, फिर हमने खाना भी खाना खाना चाहिए। खाना मैं रिकमेंड करती हूँ कि खाना जो लोग नहीं खाते हैं और थोड़ी सी अफ्तारी कर लेते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट सहरी करते हैं, वो चीज़ हेल्दी नहीं है उनकी। क्योंकि जब हम किसी पेशेंट का डाइट प्लान बनाते हैं ना, हम उसको पर डे के लिहाज से 1600, 1400, 2000 कैलोरीज हम उसकी मैनेज करते हैं। अगर कोई बंदा ऑलरेडी सिर्फ 1 गिलास पानी का या जूस का पी रहा है, 1 खजूर खा रहा है, 1 से 2 पकोड़े खा रहा है और उसके बाद कोई इंटेक नहीं कर रहा, फ्रूट्स नहीं ले रहा वो, तो वो जाहिर बात है उसकी बॉडी डेफिशिएंसी में जाएगी।
आप खाना खा सकते हो, आप रात को सैंडविच ले सकते हो, आप रात को बारबेक्यू ले सकते हो, आप रात को कीमा इस्तेमाल कर सकते हो, आप रात को चना चाट यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके घर में दही बल्ले बने थे, तो रात को तरावियाँ पढ़ के आप 1 प्याली दही बल्ले की खा सकते हैं। बस आपने ये एहतियात करनी है, आप सब चीज़ें खाएँ। अल्लाह ताला ने एक बहुत मतलब माशाल्लाह प्यारा महीना दिया जिसमें आपके पास खाने के लिए वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपको खुशी भी होती है और आप खुशी में खा भी रहे होते हो और आप रोज़े भी रख रहे हो। तो आप खाओ, लेकिन आप टाइमिंग्स पे खाओ। एक वक़्त में अगर आप सारा कुछ खा लोगे ना, तो वो आपके अपने स्टमक के साथ थोड़ी ज़्यादती है। अच्छा, कुकिंग के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप ज़ाहिर बात है खातून भी हैं, डाइटिशियन के बिल्कुल। साथ-साथ। तो कुकिंग किस तरह की होनी चाहिए? कुकिंग मेथड उसके हवाले से थोड़ा-सा डिफाइन कीजिएगा कि किस तरह से आप जो है हेल्दी फूड बना सकती हैं? ठीक है, देखिए आप बॉयलिंग कर सकते हैं चीज़ों की, आप वेजिटेबल्स को सौते कर सकते हैं। अब जैसे आप चना चाट बनाते हो, चना चाट में आपके चने, लोबिया, बीन्स ये सब चीज़ें बॉइल्ड होती हैं, और वो जो वेजिटेबल्स होती हैं वो रॉ फॉर्म में होती हैं। उसके ऊपर आप हल्का-सा अपना कोई चटनी वगैरह मिक्स करके आप एक बड़ा हेल्दी सा बाउल खा सकते हो। वो आपके बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स का एक सोर्स है। आपको एनर्जी भी देगा। इसी तरह आप ग्रिलिंग कर सकते हो कि आप बारबेक्यू जिस तरह बनाते हो, उसी तरह आप ग्रिल कर लो, अपनी स्टीम कर लो, चिकन को बॉयल कर लो। इसी तरह डिफरेंट रेसिपीज हैं जिसमें आपका बॉइल्ड चिकन या बॉइल्ड पोटैटो यूज हो रहा है, तो अगर आप उनको यूज करते हो दैट इज वेरी हेल्दी। अब अक्सर लोग कहते हैं दही बल्ले हेल्दी नहीं है, मैं कहती हूँ है, क्योंकि उसमें आप आलूओं को बॉईल कर रहे हो, उसमें आप योगर्ट डाल रहे हो, उसमें आप सैलेड्स डाल रहे हो, प्याज टमाटर डाल रहे हो। हाँ, जो दही की जो बूंदियां हैं उनको जब आप पानी में एक दफा सोक कर लेके उनको निचोड़ के आप उसमें ऐड अप कर लेते हो, तो उनका वो इतना ज्यादा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एक छोटी प्याली दही बल्लों की। तो इस तरह के मेथड्स अगर यूज किए जाएं, बॉइलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, तो दैट इज वेरी हेल्दी। आप सैंडविच खा रहे हो, बहुत हेल्दी है। अच्छा, वेट गेन अगर किसी ने करना है, वे अपना वजन बढ़ाना है, ठीक है, वो रोज़ाना किस तरह से करे? वो इस तरह करे कि अफ्तारी में बताऊंगे, सहरी का। जी, जी, इफ्तारी सहरी दोनों का होता है। सहरी में तो वो इस तरह कर लें कि खजूरें इस्तेमाल करें, ठीक है, नट्स ले लें, वो दूध या दही की लस्सी ले लें, या वो मिल्क शेक भी ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में वो एक पराठा, साथ में एग, और जो भी उनका वो है, उन्होंने क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करनी है। ठीक है। जिनका वेट बहुत कम है और उन्होंने रोजा रखना है, उनको हम एक्सेसिवली हाई प्रोटीन प्लस फैट कॉम्बिनेशन देते होते हैं। जैसे हम उनको एडवाइस करते हैं कि अगर वो सैंडविच खा रहे हैं तो वो उसके अंदर पीनट बटर ऐड कर लें, वो उसके अंदर एक चीज का स्लाइस ऐड कर लें। उससे क्या होगा, वो हेल्दी कैलोरीज भी आ गई हैं। वो नॉर्मल बटर के अंदर अपनी कोई शामी या अपने चिकन के कटलेट्स फ्राई कर लें, ठीक है, उस फॉर्म में वो खा लें, ठीक है। इसी तरह अफ्तारी है, अफ्तारी में भी वो खजूरों का इस्तेमाल करें, वो मिल्क शेक बना लें, स्ट्रॉबेरी का, डेट का मिल्क शेक पी सकते हैं, जिससे उनका अफ्तारी करते साथ ही उनकी बॉडी रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। इसी तरह वो हेल्दी सैंडविचेस या बर्गर्स, या आप घर में अगर शवारमा बना रहे हो, इट इज हेल्दी, ठीक है, क्योंकि शवारमे में आप अच्छी अच्छी चीजें मिक्स कर रहे हो, आप चिकन ऐड कर रहे हो, आप सॉस ऐड कर रहे हो, वो उस तरह की चीजों पे कंसंट्रेट करें। और वो अपना जो बहुत अंडरवेट पेशेंट्स हैं, वो तरावियों के बाद, तरावियों के साथ अपना पानी या कोई अपना ड्रिंक साथ लेके जाए, और तरावियों के बाद प्रॉपर मील लें। अपना मील स्किप ना करें। अपने मील में वो रोटी ले सकते हैं, वो राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले लें या बॉइल्ड राइस ले लें। अब अगर आपने कैलोरीज को इंक्रीज करना है, तो आप चावलों के अंदर चिकन को ऐड कर दें। आप चावलों के अंदर मतलब आजकल गाजरें भी हैं, मटर भी हैं, आलू भी हैं, आप मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव बना लो, ठीक है। तो इस तरह जब आप एडिशन करते हो जिन चीजों की, उतनी कैलोरीज बढ़ती जाती है। इसी तरह जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, बेचारे पहले ही हेल्दी हैं और अच्छा खासा किस्म का बॉडी बनी हुई है, तो वो अगर यूज करना चाहे तो वो कैसे करें? जिन्होंने वेट लॉस करना है ना, उनके लिए सहरी में रिकमेंडेड है कि वो चिया सीड्स लाजमी लें, ठीक है। वो अपने मील से पहले बेशक पानी में डाल लें या अपना कोई डिटॉक्स ड्रिंक में ना वो थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल लें। उससे क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, डाइजेशन बेहतर हो जाएगी। 1 से 2 ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। वो फ्राई या ऑमलेट एग्स की बजाय बॉयल एग पे आ जाए, ठीक है। 2-3 ले लें, बेशक प्रोटीन है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ में वो लो फैट योगर्ट ले लें, ऐसा योगर्ट जिसके अंदर एक्स्ट्रा मलाई नहीं है, ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल कर लें, उनकी शहरी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद अगर तो वो चाय लेना चाहते हैं तो वो सिप सिप करके आधा कप दूध की बनी हुई चाय ले सकते हैं, जिसको हम लो फैट मिल्क भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जब वो अफ्तारी में आते हैं, अफ्तारी में स्टार्टिंग करें एक खजूर से। एक खजूर ले लें, नींबू पानी ले लें, उसके अंदर पुदीना ऐड कर लें, उसके अंदर भी आप चिया सीड्स या तुख पलंगे को ऐड कर सकते हैं, उससे उनका स्टमक फिल हो जाएगा।
फ्रूट का एक पोर्शन साथ ले लें, स्ट्रॉबेरीज हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो कैलोरीज हैं, आप 8-10 स्ट्रॉबेरीज खा लें। साथ में कोई एक शामी कबाब या कोई एक आधा प्रोटीन को जैसा स्टीम कर लिया या कोई और चीज आपने बना ली, नगेट्स जिस तरह हो गए, अगर आपने एयर फ्राई किया या आपने बेक किया है तो दे आर वेरी हेल्दी, 2 से 3 पीसेस वो ले सकते हैं। ले सकते हैं। या ब्राउन ब्रेड का अच्छा, सैंडविच, खाना भी खा सकते हैं। खाना खा सकते हैं जरूर। रात को 1 सीडी साइज चपाती ले लें, साथ में पोर्शन अपना कम कर लें, ठीक है। सैलेड्स को इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें, पानी पिएं। इसी तरह नट्स भी वो ले सकते हैं। नट्स भी ले सकते हैं। मतलब कि बताइए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो वर्कआउट करने वाले हैं या प्रोफेशनल लोग हैं उनके हवाले से डॉक्टर अरुण जोफ से पूछेंगे कि वो क्या खा सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो जो मैं जैसे ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था कि वर्कआउट करने वाले लोग जो हैं, जो जिम लवर्स हैं या खास तौर पर प्रोफेशनल्स जो सारा दिन काम करते हैं, ठीक है। उनके लिए रिकमेंडेड इन दिनों में किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को लेकर चले? 2 तरीकों से वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो किसी बंदे ने एक्सेसिवली फैट लॉस करना है ना, तो उसकी वो ये कर सकता है, अगर उसमें हिम्मत है तो वो अफ्तारी से घंटा पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर ले। वर्कआउट से मुराद ये नहीं कि वो बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करे, बहुत लाइट सी कार्डियो कर ले, जैसे 15 से 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर ली, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कार्डियो कर लिया, या जैसे स्विमिंग हो गई। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपकी बॉडी ऑलरेडी फैट बर्निंग फेज में गई होती है। जब आप फास्टिंग के दौरान आप कोई एक्सरसाइज या कोई लाइट इंटेंसिटी का वर्कआउट करते हो तो आपका फैट ज्यादा बर्न हो जाता है, ठीक है। आपकी बॉडी एनर्जी जो ले रही होती है वो आपके स्टोर्ड फैट से ले रही होती है। एक तो ये जिनका फैट, जिन्होंने अपना वेट लॉस, जिन्होंने टारगेट बनाया होता है कि हमने रमजान में 5 या 7 किलो वजन कम करना है 1 महीने में, उनके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है कि अगर वो अफ्तारी से, लेकिन उसमें आपने अपनी कैपेसिटी देखनी है। ये नहीं कि आप थक रहे हो या आपका मुंह खुश्क हो रहा है तो आप लगे हुए वर्कआउट करने और आपको बाद में चक्कर आ जाए। आपने सबसे पहले अपनी बॉडी की टॉलरेंस लेवल को देखना होता है। अगर सपोज आप नहीं कर सकते अफ्तारी से पहले, तो अफ्तारी करने के 2 घंटे बाद जो टाइम होता है वो बहुत आइडियल होता है कोई वर्कआउट करने के लिए। उस दौरान भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको भी यही रिकमेंड किया जाता है कि अफ्तारी के बाद वो कुछ डेज में वेट लिफ्टिंग कर लें, लेकिन डेली बेसिस पे वेट लिफ्टिंग या हैवी वर्कआउट्स मत करें। वो कार्डियो कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ कर सकते हैं, और मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, इस तरह के गेम्स में वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन डेली बेसिस पे अगर वो बहुत ज्यादा 50-50 केजी के डंबल्स उठाएंगे तो उनकी बॉडी जाहिर बात है वीक होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं टेक कर रहे होते। हाँ, लेकिन अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छी अफ्तारी की है, उसकी अफ्तारी में प्रोटीन्स जो था तकरीबन 35-40 ग्राम प्रोटीन था, उसके बाद उसने तरावियां पढ़ लिया, अब वो चाह रहा है कि मैंने वर्कआउट करना है और आज मैंने वेट लिफ्टिंग करनी है, तो वो कर सकता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि जिम की जो टाइमिंग्स है, हमने अक्सर औकात आजकल खासतौर पर जो रमजान शरीफ है, ये ऑलमोस्ट 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होते हैं। तो ये चीजें जो है मिसाल के तौर पे इनको कैसे फिर अपना लेके चला जाए कि ये जो टाइमिंग है ये भी डिस्टर्ब ना हो और इस टाइम पे ही वो वर्कआउट जो है वो कर सके। आप देखिए, हमने अफ्तारी कर ली है, अफ्तारी करने के बाद आपने अगर कोई चाय लेनी थी या हर्बल टी लेनी थी, आपने वो उसको यूज कर लिया। अब आपके 2 घंटे गुजर गए हैं, अब आप आराम से 8 बजे या 9 बजे आप जिम जा सकते हैं। जिम जाने से पहले बस आपने ये देखना है कि आपकी बॉडी को किसी चीज की नीड तो नहीं है, आप थकावट तो नहीं फील कर रहे हो। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड तो आप कोई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो, आप 2 खजूरें खा सकते हो, आप बनाना इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अगर तो आपने भूख लगी है तो। अदरवाइज तो इफ्तारी के बाद आपका दिल ही नहीं करता, आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। वर्कआउट करने के बाद क्योंकि मसल आपका एंगेज हुआ होता है, तो मसल को रिपेयर करने के लिए जरूरी होता है कि प्रोटीन इनटेक करें। अब अक्सर मार्केट्स में प्रोटीन सप्लीमेंट आए होते हैं, आप 1 स्कूप या 2 स्कूप प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड अप कर सकते हो, उसको ले सकते हो। और उससे ज्यादा अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप 2 या 3 बॉयल एग्स खा लो। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, इन दिनों में एनर्जी ड्रिंक है या खास तौर पर ऐसी ड्रिंक रिकमेंड करें कि जो आपको एक किस्म का ये जो ये कॉन्स्टिपेशन या इस तरह के इश्यूज भी ना हो और आपकी डाइजेशन भी एक किस्म की मुकम्मल तौर पर ठीक होती रहे, तो इसके लिए क्या रिकमेंड, ऐसी ड्रिंक कौन सी, क्या उसमें शामिल किया जाए जो एक किस्म का वर्कआउट के दौरान भी
और आफ्टर एक किस्म का इफ्तार जो है वो उसको टेक किया जा सकता है। जो वर्कआउट के दौरान ड्रिंक्स होती हैं वो ओआरएस होता है, ठीक है, नॉर्मली, ताकि आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहें, ठीक है। ठीक है, या सिंपल स्पा वाटर या डिटॉक्स वाटर होता है जिसमें हम डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के पीसेस कट करके थोड़ा लेमन स्लाइसेस ऐड करके थोड़ा सा सब पिंक सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसको ऐड कर दें ताकि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखे। लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है या किसी को वो आपको ब्लॉटिंग हो रही है या गैस हो रही है, ऐसे लोगों के लिए जरूरी होता है कि वो कोई कहवा पी लें जिसमें आपके पास इलायची आ जाए, जिसमें आपके पास सौंफ आ जाए, थोड़ा सा लेमन ग्रास आ जाए। ये जो चीजें होती है ना नेचुरल, ये चीजें ये आपकी डाइजेशन को बहुत बेहतर कर देती हैं। अगर आप हैवी फील कर रहे हो अफ्तारी के बाद तो आप इसका हाफ कप या 1 कप पी लो तो आपकी बॉडी बड़ा इजी लाइट फील करती है, आपका खाना बड़ा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह अजवाइन है, आप अजवाइन का कहवा ले सकते हो, आप जिंजर टी ले सकते हो, लेकिन जिंजर हर बंदे को सूट नहीं करता। जिंजर को कॉम्बिनेशन के साथ लें, जैसे जिंजर एंड मिंट ले लें, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी हर्बल टीज आती हैं या फ्लेवर टीज आती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज खास तौर पे हम अक्सर देखते हैं कि ना इन दिनों में मिसाल के तौर पे हम ना बड़ी वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो खास तौर पे जिसमें मिर्च का इस्तेमाल या मसाला का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा, डीप फ्राइड आइटम्स से कैसे बचा जा सकता है, किस तरह और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे इन दिनों में खास तौर पर ये जो रमजान मुबारक डेज है इनमें बचना चाहिए ताकि प्यास ज्यादा ना लगे और ज्यादा आपको जो है ना फील ना हो आपको। एक तो जो प्रोसेस आइटम्स होती है ना, फास्ट फूड आइटम्स या पैक्ड आइटम्स होती हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए ना कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नमक ज़्यादा लगाया जाता है, तो इन पैकेज्ड आइटम्स का इस्तेमाल ना किया जाए। जो टिन पैक्स होते हैं, जूसेस होते हैं जो प्रिजर्व किए होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नमक होता है या जो बहुत डीप फ्राइड आइटम्स होते हैं, उनका नुकसान ये है कि वो आपको ना थोड़ा थर्स्टी कर देती हैं, मतलब उनके इस्तेमाल से आपको प्यास ज़्यादा लगती है। तो रमज़ान में फिर हम इसीलिए कहते हैं कि जिसको शुगर का या बीपी का मसला है, वो एक तो अचार या इसी तरह के डीप फ्राइड आइटम्स या बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें। थोड़ी मतलब नेचुरल ब्लेंडेड फूड में, इसीलिए फ्रूट चाट के ऊपर भी एक्सेसिवली चीनी या एक्सेसिवली उसके ऊपर चाट मसाला डाल के खाने से मना किया जाता है, ताकि पेशेंट्स का जो बीपी लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहे, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। जब बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल कर लेते तो आपकी बॉडी में एडिमा होना शुरू हो जाता है, सोजिश हो जाती है, आपकी बॉडी पानी का इनटेक को अपने अंदर करती है, यूरिन आपको कम आ रहा होता है। तो उस चीज से बचने के लिए बेहतर होता है कि आप रेगुलर इस्तेमाल करें, बहुत एक्सेसिवली नमक का इस्तेमाल ना करें। नमक और मिर्च दोनों, नमक, मिर्च, पिकल्ड या बाजारी अशिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। कर सकते हैं, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप इस्तेमाल उसको करें, लेकिन डेली या रेगुलरली बेसिस पे वो रिकमेंडेड नहीं है। डेली इसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि एक डॉक्टर साहब जो खास तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल लोग हैं जो सारा दिन दफातर में बैठते हैं, जिनका काम सिर्फ बैठ के करने वाला है, उनके लिए थोड़ा सा अपनी डाइट ट्रीटमेंट कीजिएगा कि वो अपनी सहरी और अफ्तारी किस तरह से जो है वो करें, ताकि वो एक किस्म का बैठे रहने से जो एक किस्म का होता है कि ये इनके वेट के इश्यूज या दूसरे उनको कोई थकावट भी ना फील हो, वो बेचारे ये ना हो कि डिप्रेस भी फील ना करे, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करें? जिनका काम सिर्फ बैठ के करने वाला है ना, मतलब ऑफिस वर्क है या चेयर टेबल वर्क है, उनको बहुत एक्सेसिवली हाई कैलोरी हाई प्रोटीन की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल अपनी सहरी करें, जिससे वो आम ब्रेकफास्ट या डिनर करते हैं वो वैसे ही अपनी सहरी और अफ्तारी को रखें। बस वो थोड़ी सी वॉक कर लिया करें और थोड़ा मतलब खाना खाने के बाद बिल्कुल सोए ना या अफ्तारी के बाद बिल्कुल लेट ना जाए, थोड़ी सी एक्टिविटी करना बेहतर होता है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि रोजे आ गए हैं तो अब चलना फिरना बिल्कुल बंद है, वो चीज रिकमेंडेड नहीं है। आपने तरावी पढ़ लिया है या आपने नमाज पढ़ ली है तो आप लोग थोड़ा सा मतलब 10 से 11 या 11 से 11:30 तक आप कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। अक्सर बच्चों को छुट्टियां होती हैं, वो वीकेंड्स पे फुटबॉल या बैडमिंटन की मैचेस कर रहे होते हैं, वो करें। और इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी यूथ या हमारे जो लोग हैं ना, वो सारी रात सोते नहीं है, वो सारी रात जागते हैं, गेम्स खेलते हैं या बैठे रहते हैं, वो चीज अनहेल्दी है। क्योंकि जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, आप अच्छी नींद नहीं ले रहे होते, तो आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रेस में चली जाती है, ठीक है। स्ट्रेस में जाने की वजह से क्या होता है, आप थकावट फील करते हो, आप लेथार्जिक फील करते हो, सारा दिन आप कहीं ना कहीं गिर रहे होते हो, आपका मूड आपकी स्लीप पे बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर आप अच्छी नींद लोगे तो आपका मूड अच्छा होगा और आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहेगी। अगर आप सारी रात जागोगे, आफ्टर 2 AM आप जाग रहे हो, तो आपको नेक्स्ट डे
जितनी बेशक आप 2 घंटे या 3 घंटे की नींद पूरी करके उठो, आपकी ना क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपके कुछ हार्मोन जैसे रिलीज हो जाएंगे जो आपको भूख लगवाएंगे। तो रमजान में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने अपनी बॉडी को रिपेयर करना है, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी कैंसर से निकल जाए और हर तरह की आपकी बॉडी न्यू फेज में आ जाए, तो फास्टिंग भी करें, लेकिन साथ में नींद का जरूर ख्याल रखें, अपनी नींद को जरूर लें, कम से कम 6 घंटे जरूर अपनी नींद को पूरा करें। अपनी नींद को पूरा करें। डॉक्टर साहब, अब पिछले जब आप हमारे आए तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब से डायरेक्ट मिलना हो या डायरेक्ट इनसे अपॉइंटमेंट लेना हो, हाँ। तो कौन सी जगह पर आप जो है वो बैठती हैं जहाँ पर आप पेशेंट या इस तरह जो अपनी डाइट जो है सेट करवाना चाहते हैं, वो कहाँ पे आपके साथ अगर तो किसी ने इन पेशेंट आके दिखाना है, इन क्लिनिक में चेक करवाना है, तो मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी ओपीडी करती हूँ। इसी तरह केनाल रोड पे HMC के नाम से क्लिनिक है, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन का वो है। वहाँ पे हम नी रिपेयर वगैरह के इस तरह फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स, उसके साथ हम डाइटरी कंसल्टेशन दे रहे होते हैं। इसके अलावा मैं जड़ावाला में भी बैठती हूँ एक दिन, तो वहाँ पे भी पेशेंट आके चेक करवा सकते हैं, ज़हरा मेडिक्स में। तो उसके अलावा इन केस अगर कोई नहीं क्लिनिक में आ सकता, इफ एनीबॉडी इज अनएबल टू कम, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा ले। कंसल्टेशन आपसे ले सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जाती तौर पर चूंकि आप एक मुकम्मल तौर पर जो है हम उस फेज में जा चुके हैं, ये पूरा महीना हमारा फास्टिंग का होगा, बिल्कुल तो इस फास्टिंग के महीने में सारी बात है, हमें अपनी जो डाइट है ये सबसे बड़ी चीज है, मेन चीज है, बिल्कुल। इसके ऊपर हमें अपना फोकस और अपना सारा किस्म का दारोदार करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये जो टिप्स हैं, ये जो आपने सारे बिल्कुल। किस्म को बताया, पूरा चार्ट दिया है, तो उम्मीद है कि इस पे अमल करके लोग जो है वो बिल्कुल अपनी बेहतरी भी उसमें अपनी जो है वो डाइट में ला सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह। आपके आने का, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे डाइटिशियन डॉक्टर अरूज रऊफ, वो तफसील से बता रही थी कि इन रोजों में आप किस तरह से अपनी खुराक का जो है वो एहतमाम करें और कौन सी ऐसी चीजें जिनसे आपको बचना होगा और कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपने लाजमी तौर पर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार मीन जी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।